हाल ही में स्त्री 2 रिलीज हुई है, जो कि स्त्री 1 का सीक्वल है। उसमें एक सर कटे भूत के बारे में बताया गया है। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो सर कटे भूत के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक कहानी भेजी है। कैसे 105 साल पुराना जनरेशनल कर्स उनके फैमिली को अभी तक ट्रबल करके रखा है, और उस मेल में उन्हें हमें सर कटे भूत से मिलती जुलती एक कहानी बताई है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। संदीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ बसे हुए हैं, हमें मेल में लिखते हैं। मैं कुछ जगह और लोगों का नाम बदलते हुए वो मेल आपके सामने पढ़ता हूँ। संदीप लिखते हैं कि बनारस के पास एक छोटे से गांव में उनका पूरा परिवार रहता था, और उनके पास गांव और आसपास काफी जमीनें थी। परिवार काफी रसूखदार था और गांव में काफी सम्मान था। ये कहानी लगभग 1914 और 15 के बीच की है, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध में पूरी दुनिया लिप्त हो गई थी। पर आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि भारत, जो कि उस समय ब्रिटिश राज्य के अंदर था, इसने भी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स के साइड से पार्टिसिपेट किया था। मेरे बाबा के 2 भाई थे। उनके बड़े भाई, जो कि ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे, वो इजिप्ट गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मेरे बाबा उस समय शहर से पढ़ के जस्ट आए थे। दोनों बाबा लोग की शादी हो गई थी। बड़े बाबा की वाइफ उस समय घर में अकेले रहा करती थी, क्योंकि मेरे बाबा पढ़ाई करने के बाद बॉम्बे जाकर एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी कर लिए थे। हुआ यूं, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद लगभग 1917-1918 में इंडियन सोल्जर्स वापस आना शुरू हो गए थे। मेरी बड़ी दादी, जिनकी उम्र उस समय महज 24-25 साल की रही होगी, पूरे घर का देखरेख करती थी, और मेरे बाबा के मम्मी पापा ने भी उन्हीं को जिम्मेदारी सौंप दी थी घर देखने की। घर काफी खुश था। छुट्टियों में मेरे बाबा दादी गांव आ जाया करते थे और एक साथ त्योहार मनाया करते थे। पर बड़े बाबा फौज में रहने के नाते और वर्ल्ड वॉर 1 होने के नाते 2 साल से घर नहीं आए थे। वो चिट्ठियों में बातें किया करते थे। वो चिट्ठियां आज भी मेरे पास हैं। बड़ी दादी को उनकी आखिरी चिट्ठी तब मिली थी जब वो जहाज पे बैठने वाले थे भारत आने के लिए। उस समय चिट्ठियां कम से कम 20-25 दिन लेट पहुंचती थी। गांव में तार की सुविधा थी नहीं। तार कम से कम 5 किलोमीटर दूर पोस्ट ऑफिस से आता था, और उसको भी इन्फॉर्म करने के लिए अगले दिन कोई पोस्टमैन आके घर पे पूरा तार पढ़ता था। तो अचानक से एक दिन तार आता है बड़ी दादी के पास, और कहा जाता है बड़े बाबा युद्ध में नहीं बचे थे और उनका सामान कोई आके ले जाए। बड़ी दादी मान ही नहीं रही थी। ये बात सुनते ही बड़ी दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि आखिरी चिट्ठी तो उन्हें पढ़ी ही है, वो कैसे जिंदा नहीं बचे हैं। मेरे बाबा लोगों के माता पिता भी सुनकर रोना शुरू कर दिए। उनको भी यही लग रहा था कि अब युद्ध खत्म हो गया है तो थोड़े दिन में बेटा आ ही जाएगा। पर जब उनको ये पता चला कि उनको अपने बेटे का सामान लेने जाना है, यह सुनकर वो भी दुख से घिर गए। क्योंकि मेरे बाबा उस समय बम्बई ही रहते थे, यहाँ से वापस तार भेजा गया बम्बई में कि तुम जाके देख लो। पर उस तार का कोई जवाब नहीं आया। कई चिट्ठियां भी लिखी गईं, पर वो मेरे बाबा तक पहुंची ही नहीं। मेरी बड़ी दादी को कुछ समझ नहीं आया, और वो कुछ दिन बाद ही अपने सास ससुर के साथ बम्बई के लिए निकल गई। अगर आप पुराने न्यूज़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जैसे कोविड आया था, उसी प्रकार से लगभग 100 साल पहले पूरे भारत में ट्रेंच फीवर भी आया था। आंकड़ों का माना जाए तो माना जाता है कि उस समय भारत की 5 से 10% पॉपुलेशन ट्रेंच फीवर से मर गई थी। गांव के गांव खत्म हो गए थे, और ये बीमारी भी प्रथम विश्व युद्ध से जब सोल्जर्स वापस लौट रहे थे तो वो खुद लेकर आए थे, और बम्बई से ही ये पूरे देश में गई। जब दादी और उनके सास ससुर बम्बई गए, क्योंकि उनके पास अपने छोटे लड़के का या मेरे बाबा का कोई पता नहीं था, तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, और ना ही उनको बाबा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। आते समय उनको एक बक्सा थमा दिया गया, और बक्सा थमाने के बाद बोला गया कि यही आपके बेटे का सामान है। गांव आने के बाद बड़ी दादी एकदम पागल जैसी हो गई थी। उनको ना तो खाने का सुध, ना सोने का सुध। वो बाल खुला करके अपने छत पे ही लोगों को दिखती थी। धीरे धीरे लोगों को लगा कि वो पागल ही हो गई हैं। एक दिन बाबा के पापा ने अपने आप को संभाला, और उन्होंने वो बक्सा खोलकर देखा तो बक्से के बिल्ले पे जो नाम लिखा था
वो मेरे बड़े बाबा से मिलता तो था, पर जो रैंक थी वो कैप्टन की नहीं मेजर की थी। इसका मतलब उन्होंने बड़े बाबा को कुछ और समझ के कंफ्यूज कर दिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गई थी और बड़े बाबा की जगह किसी और की मृत्यु हुई थी। ये खबर सुन के उन्होंने सोचा बड़ी दादी को क्या ही बताया जाए, पहले मैं खुद बम्बई जाके देखता हूँ, क्या पता वो जीवित है कि नहीं मेरा लड़का, क्योंकि फिर से कुछ कंफ्यूजन होगी तो इसके मानसिक स्थिति पे और बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो बम्बई से जब आ रहे थे तो एक चीज और उनके साथ आ गई थी, वो था इन्फेक्शन। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र को भी स्पेनिश फ्लू या कहें कि ट्रेंच फीवर ने गांव के लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया था और इनकी भी गांव में लोग बीमार होना शुरू हो गए। सुबगाहटों का दौर चला और लोगों को लगा कि हो ना हो ये चुड़ैल बन गई है और इसने हम सब लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। 15 दिन के अंदर गांव के लगभग 40 से 50% लोगों की मृत्यु हो गई थी और मानिए तो हाहाकार मच गया था। और गांव के लोगों ने ये समझा कि इस चुड़ैल को मारना ही जरूरी है। घर में काम करने वाले नौकरों ने भी यही बोला कि वो पागल हो गई हैं, कमरे में हंसती रहती हैं, रोती रहती हैं, तो चांसेस यही है कि इन्होंने ही जादू टोना करके उन्होंने ही सबको मारना शुरू कर दिया। एक दिन रात में सब लोग घर के अंदर आके, मेरी बड़ी दादी और उनकी सासी थीं और बड़ी दादी को ले जाकर उनके सर को काटकर उनके शरीर को जला दिया गया और सर को उनके शरीर से अलग करके फेंक दिया गया। जिस दिन ये घटना घटी उसके अगले दिन मेरे बड़े बाबा, मेरे बाबा और उनके पापा लौट आए। हुआ यूं था, मेरे बड़े बाबा जिनको अपने भाई का घर पता था वो उसके घर चले गए थे और वो वहीं रहकर आए थे, क्योंकि उनका जहाज को डिटूर लेना पड़ा था, इसलिए आने में लेट हो गया था और इसीलिए उनको यहाँ पे कोई सूचना नहीं मिली थी। घर आके तीनों लोग देखते हैं कि कहाँ उनको सरप्राइज देना था और कहाँ उनको मातम ने घेर लिया। स्पेनिश फ्लू लगभग 1 महीने तक पूरे गांव में और गांव के आसपास आतंक मचाया हुआ था। अगर आप हिस्टोरिकल डेटाबेसेस को पढ़ें भी तो पता रहेगा वो पूरे भारत में लगभग 1 से 1.5 महीने फैला था और कोविड की तरह ही उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी लोगों के अंदर। पर गांव वालों की समस्या अभी नहीं सुलझी थी। मेरे बाबा के घर का जो मुख्य मुंशी था उसी के बारे में बोला जाता है कि उसी ने सबको इनके बारे में बताया था। और हुआ यूं कि 15वें दिन उस मुंशी की लाश उसके घर के सामने पीपल के वृक्ष पर टंगी हुई मिली थी। गांव वालों को लगा कि मेरे बड़े बाबा ने गुस्से में आकर उसकी हत्या की है, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। पुलिस आके मेरे बाबा, मेरे बड़े बाबा और उनके पिताजी को लेकर थाने में बंद कर देती है। वो लोग लगभग 3 दिन थाने पे थे, पर उस 3 दिन में जिन जिन लोगों ने मेरी दादी को मारा था उन लोगों की लाश उनके घर के सामने लटकी हुई मिली। पुलिस को लगा कौन ये हत्या कर रहा है। पूछे जाने पर मुंशी की बीबी ने बताया कि जिस दिन मेरे पति की हत्या हुई थी उस दिन उनके घर के दूसरे तल्ले के रोशनदान से कोई झांकता हुआ देख रहा था और यही घटना हर घर के किसी किसी सदस्य ने बताई कि उनके मरने के पहले सबने एक सरकटे को देखा और हो ना हो उस सरकटे का चेहरा मेरे बड़ी दादी की तरह ही मिल रहा था। थाने में आकर पुलिस वालों ने ये बात मेरे बाबा लोग को बताई और उनको जाने दिया। वो गांव उसके बाद धीरे धीरे खाली हो गया। मेरे छोटे बाबा अपने पापा को लेकर वापस बम्बई चले गए और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। मेरे बड़े बाबा फौज में ही चले गए और थोड़े दिन बाद दूसरी शादी कर ली। वो गांव आज भी खाली है। मैं इस गांव आया हूँ और मैं अपनी गांव की पुरानी हवेली पे आया। साल में एक बार हम लोग आके गांव के मकान को साफ सफाई करते और अपनी बड़ी दादी के लिए शांति हवन करते, क्योंकि अब भी उस गांव में कोई नहीं दिखता है। कभी कभी गांव से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी सर को हवा में उड़ते हुए इधर से उधर जाते हुए देखा है। कुछ लोग का कहना है कि कभी आसपास से गुजरने वाले यात्रियों को भी एक सर दौड़ा लिया करता है। कल रात को जब हम लोग गांव में थे और सब लोग एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे, तब तक मेरी नजर ऊपर खुले रोशनदान पर गई। बात करते करते लगभग रात का 11 बज चुका था। रोशनदान जो कि जमीन से लगभग 12-15 फुट ऊपर होता है और वहां पे मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है और मेरे देखते ही अचानक से सर वहां से गायब हो गया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।